Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today, we'll discuss The Hindu analysis dated 21st August 2021. So, let's start today's discussion. The very first headline states Delta variant driving infections in India. According to a report, the vaccinations that are provided to the citizens can reduce the severeness of the disease, but it can't stop it. And therefore, the report states that it is driving infection, it is giving like the rate of infection is more in India. So the Delta variant remains most responsible for continuing the spread of infections in India, according to the report given by India SARS-CoV-2 Genome Consortium. ठीक है, it is an organism, sorry, it is an organization जो हमें it studies about the genome, or we can say the variability or the diversity of the delta or the diversity of COVID that can happen. Okay, according to an August 16 report by the consortium of the 49,867 coronavirus samples analyzed for the genetic compositions, about two-thirds of it, that is about 30,230 were among the internationally classified variants of concern. ठीक है, so 20,000 were delta variants and about 5,000 were the lineages, the associated lineages of COVID virus. So the delta variant is the major we can say COVID virus in India. At this time, vaccination continues to be very we can say effective in reducing the severeness of disease and death, and it is according to a report. Now this article is important for us from the perspective of this organization जिसके बारे में हमें बताया गया है, जिसका नाम is, if you will see here, India SARS-CoV-2 Genome Consortium या Genome Consortium. तो हम इनके बारे में देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, इसका काम क्या होता है और किस लेवल पे ये काम करता है. सबसे पहले की बात अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या इस लैब की बात करें, तो इट इज़ एंड वी कैन से इट इज़ एन लैब और इट इज़ अ मल्टी लैब एजेंसी. ठीक है, द सार्क कोविड जिसको हम NISA भी बोलते हैं, इट इज़ अ मल्टी लैब एजेंसी जो कि हमारे सीक्वेंसिंग जो होता है जीनोम्स के और एनालाइजिंग ये सब का काम करता है रिलेटेड टू दी SARS-CoV-2, दैट इज़ दी करेंट कोरोना वायरस. ठीक है, नाउ इट इज़ अ मल्टीनेशनल एजेंसी of regional genome sequencing laboratories. It is set up by Indian government. ठीक है, इसका फॉर्मेशन अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर 2020 में इसका फॉर्मेशन हुआ था लास्ट ईयर. ठीक है, टू मॉनिटर द जेनोमिक वेरिएशंस ऑफ द COVID-19 वायरस. ठीक है, करंटली अगर बात करूँ जब ये फॉर्म हुआ था दिसंबर में, एट दैट टाइम it only consists of 10 labs, but currently there are 28 labs which are functioning on this genome analysis and sequencing. ठीक है, सो दिस विच वी कॉल रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज जो हमारे 28 है करेंटली, विच आर 28 करेंटली. इनका बेसिक काम क्या होता है, ये वेरिएंट्स जो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं कोविड वायरस के, इसको आइडेंटिफाई करना, उसकी कितनी पोटेंशियल्स है. ठीक है, जैसे कि डेल्टा, ठीक है, हमारा पुराना जो ब्लैक फंगस आया, येलो फंगस आया, ठीक है, उनसे कितना डिफरेंट है, कितना पोटेंशियल है इस वायरस का. ठीक है, और किस हद तक ये म्यूटेट हो सकता है, इज़ इट ईजीली स्प्रेडेबल और नहीं हो पाता, क्या रीजंस है, क्या सिम्टम्स दिखते हैं, तो इसकी प्रॉपर स्टडी करता है हमारा ये एजेंसी. So the idea behind the establishment of this agency is to expand the whole genome sequencing of COVID virus and to understand its spread and evolution. सो इसका स्प्रेडिंग किस बेसिस पे होता है एंड इसका इवोल्यूशन किस बेसिस पे होता है, इसकी बारे में अच्छे से पढ़ता है. अब अगर हम बात करें कि इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो ये हमारा प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी आता है. सो हम बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा दिस कंसोर्टियम, इट इज़ एन जॉइंट इनिशिएटिव विद द हेल्थ फैमिली अफेयर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, ये दोनों का एक जॉइंट वर्किंग है
जिसमें हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी पार्ट बनता है। सो ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें इससे पता चलता है उसका रोल क्या है, कितने लेवल का म्यूटेंट है, कितने जल्दी फैल सकता है, किस लोगों को इफेक्ट होगा, कितनों को इफेक्ट नहीं होगा, किसकी कितनी इम्यूनिटी है। तो इस बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें थोड़ी, कि इस कंसोर्डियम की ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहला, टू असर्टन द स्टेटस ऑफ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, किस किस बेसिस पे इट कैन अफेक्ट। टू एस्टैब्लिश अ सेंटिनल सर्विलेंस एंड सर्च सर्विलेंस मैकेनिज्म फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द जेनोमिक वेरिएंट्स। अगर हम प्रॉपर डेटा रखेंगे, प्रॉपर हम लोग नज़र रखेंगे कि किस लेवल तक बढ़ रहा है, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि आगे अगर इसका कुछ म्यूटेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, सो ये कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड इसकी वर्किंग, अगर हम बात करें इसकी वर्किंग्स कैसे होती है। सबसे पहला इसका वर्किंग होता है, सैंपल्स जो होते हैं वो कलेक्ट किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू दिस रीजनल जेनोम सीक्वेंसिंग लैब्स। ठीक है, उनको दिया जाता है, वो लोग प्रॉपर सर्विलेंस प्रोग्राम्स के अंदर उसको प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू उसको सर्विलेंस करते हैं, कंडक्ट करते हैं कि ये सीक्वेंसिंग कितना हो सकता है, इसका म्यूटेंट वेरिएंट कितना हो सकता है। उसके बाद जो पूरा रिपोर्ट उनका बनता है उसको देन दे पास इट आउट टू दी एजेंसी। ठीक है, फिर उनका प्रॉपर डिस्कशंस होते हैं उस पर, और डिस्कशन के बाद हम बोल सकते हैं प्रॉपर डेटा रिलीज़ किया जाता है। सो कभी भी अगर न्यू वेरिएंट आया तो वो किस कल्चर्स पे है, मतलब क्या क्या उसके फीचर्स है, किस फीचर्स पे बढ़ सकता है, कौन सा वैक्सीन उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर अगर हमें जानना है तो वो हमारे ये चीज़ काम करता है, या ये ऑर्गेनाइजेशन मदद करता है उस चीज़ के बारे में जानने को। ठीक है, सो आई होप सो ये वाला जो कंसोर्टियम है ये आपको क्लियर हो गया होगा, और इसका वर्किंग कैसा है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। If you'll see the next news, it states the palm oil plan enthusiast farmers. पाम ऑयल प्लान एंथुसियास्ट फार्मर्स की अगर मैं बेसिक आपको बैकग्राउंड दूँ, तो बैकग्राउंड क्या है कि हमारा जो केरला है, ठीक है, केरला की अगर हम बात करें, केरला इज़ मोर फॉर स्पाइसेस, रबर, ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाता है, इनके एक्सपोर्ट्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है। करेंटली ये चीज़ देखा गया है कि गवर्नमेंट का एक जो इनिशिएटिव है जिसको हम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम बोलते हैं, ये एक मिशन है जो कि हमारे वहाँ के फार्मर्स और एंटरप्राइजेस को एनकरेज कर रहा है, ताकि वो लोग ये सब चीज़ को छोड़कर पाम ऑयल की भी कल्टीवेशन करें। अब इसके लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो मिशन है वो क्यों आया है और किस बेसिस पे आया है, क्या वर्किंग है। तो पहले हम आर्टिकल देख लेते हैं जो न्यूज़पेपर में आया है, एंड देन विल सी कि इसकी वर्किंग कैसी होती है। सबसे पहले ये मिशन की बात करूं तो ये मिशन प्रॉपर 11,40 का एक प्रोजेक्ट है जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने लाया है टू मैक्सिमाइज द कल्टीवेशन, ताकि फार्मर्स की कल्टीवेशन बढ़ाए और उनकी इनकम भी बढ़े। केरला के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रही हूँ। इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स और जो स्कीम्स जो रिफाइनर्स है, जो एंटरप्राइजेस हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो दे आर एनकरेज टू अडॉप्ट दिस इनिशिएटिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारा जो ये मिशन है इसका पर्पस इज़ टू एक्सटेंड दी कल्टीवेशन। So if you'll see, consider the top oil to an additional of 6.5 lakh hectares, so that the crude palm oil production touches 11.20 lakh. Total financial outlay of this, it's 40,040 crores, 11,040 crores है इसका, जिसमें से सेंटर्स ने इनको प्रॉपर 8,844 करोड़ दिया है, और बाकी का 2,196 करोड़ जो है वो स्टेट का दिया गया है बाय द वायबिलिटी गैप फंड। ठीक है, साइट्स अगर हम देखें कौन से साइट्स केरला में आइडेंटिफाई किए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो वायनाड पालाकांड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, वायनाड पालाकांड डिस्ट्रिक्ट्स, ये कुछ साइट्स हैं जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप ये पाम ऑयल का प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करो। कोविड सिचुएशन की अगर हम बात करें, कोविड सिचुएशन ने चीज़ें बहुत ख़राब कर दी है। अब अगर हम वहाँ पे जो रबर फार्मर्स हैं, जो फार्मर्स रबर की प्रोडक्शन करते हैं, उनका कहीं ना कहीं ये हो गया कि दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस ऑयल पाम। उनका ये बोलना है कि हम इससे अच्छा ऑयल पाम करें ताकि हमें भी इनकम आ सके, क्योंकि कोविड सिचुएशन हैज़ मेक दी सिनेरियो वेरी वर्स।
ठीक है। सो उनका भी ये मानना है कि हम इस तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। एंड ऑयल पाम इंडिया लिमिटेशन मेंटेन्स 3,500 हेक्टर्स एरिया ऑफ प्लांटेशन इन द स्टेट, वेयर द प्लांटेशन कॉर्पोरेशन ऑफ केरला हैज़ 705 हेक्टर्स। तो वो लोग ने अप्रॉक्सीमेट ज़मीन भी रखी है जिस पर वो लोग ये काम कर सके। नाउ लेट्स सी, ये चीज़ बोला गया है कि दे आर मोर टुवर्ड्स इट्स। अगर आगे देखते हैं कि इसका क्या इनिशिएटिव होता है, कहाँ पे प्रॉपर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट चीज़ अब हम इस आर्टिकल में देखेंगे वो है ये मिशन के बारे में कि ये मिशन क्या है, क्यों लाया गया है। सो द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, दैट इज़ ऑयल पाम, ये जो मिशन है ये रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया गया था टू इंक्रीज द पाम ऑयल प्रोडक्शन एंड टू इंक्रीज द इनकम्स ऑफ फार्मर। ठीक है, ये स्कीम जो है एक सेल्फ रिलायंस स्कीम है। ठीक है, इट इज़ अ सेल्फ रिलायंस स्कीम विच इन्वॉल्व्स ऑलमोस्ट द अमाउंट ऑफ 11,040 करोड़। ठीक है, एंड इसका ड्यूरेशन इज फॉर 5 ईयर्स, 5 साल का ड्यूरेशन है इस प्रोजेक्ट का। अब अगर की पॉइंट्स बात करें, इसका एम क्या है, सबसे पहले एम की बात करें इज़ टू हार्नेस द डोमेस्टिक एडिबल प्राइजेस। ठीक है, पाम ऑयल की बात करें तो पाम ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट करती है, इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि पाम ऑयल इज सच अ ऑयल जो कि मेजर कुकिंग में यूज़ किया जाता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट का सबसे मेन है कि आप डोमेस्टिकेशन बढ़ाओ या डोमेस्टिक इम्पोर्टेंस बढ़ाओ उस चीज़ का। सो दैट इज़ टू हार्नेस द डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्राइजेस। दूसरा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने का बाय 3 टाइम्स। ठीक है, उनका ये एस्टिमेशन है कि 2025-26 तक उनकी कोशिश है कि जितना भी प्रोडक्शन होता है, इसका कल्टीवेशन होता है, उसको 3 टाइम्स तक बढ़ाना है। ठीक है, उसका प्रोडक्शन 3 टाइम्स तक इंक्रीज करना, दैट इज़ ऑलमोस्ट टू 11 लैक्स वी कैन से उनका इंक्रीज का रेशियो बना के रखा है इन लोग ने। ठीक है, अब कुछ फीचर्स बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कि इसका मेन फीचर क्या है। सबसे पहले इसका जो एम्फेसिस है वो हमारा सदर्न स्टेट्स, ठीक है, देन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हमारा अंडमान एंड निकोबार, इसके तरफ ज़्यादा फोकस दिया गया है क्योंकि इनका जो है वेदर कंडीशंस जो है दैट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर पाम ऑयल प्रोडक्शन। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनके लिए इनिशिएटिव लाया गया है। अब इनिशिएटिव में क्या होगा, फार्मर्स को जो है प्रॉपर फाइनेंशियल एड दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा ताकि उन पर पूरा बोझ ना आ जाए, क्योंकि पाम ऑयल प्रोडक्शन करना उनके लिए बहुत नया होगा। ठीक है, एक नया एक्सपेरिमेंट करना, यू नीड दैट मच ऑफ फाइनेंस। सो इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको दिया जाएगा बाय दी गवर्नमेंट अंडर दिस प्रोजेक्ट। सो इससे क्या होगा, अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, सबसे पहला क्या होगा, रिडक्शन इन द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। जैसे मैंने आपको बताया कि पाम ऑयल एक ऐसा है जो कि इंडिया ज़्यादातर इम्पोर्ट करता है। तो अगर इंडिया प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा तो इंडिया का जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज़ पर वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया की बात करूँ, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन दी वर्ल्ड, दैट इज़ दिस पाम ऑयल। इंडिया ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ तो 55% का जो टोटल एडिबल ऑयल है, जो पाम ऑयल है, वो इंडिया इंपोर्ट करता है दूसरी कंट्री से, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, सो इंडिया प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ ऑफ द रफली दैट इज 2.4 करोड़ टन्स ऑफ एडिबल ऑयल एंड इट दैट इज कंज्यूम एनुअली। ठीक है, सो अगर हम ये चीज़ करेंगे, हमारा 55%, शायद कुछ नंबर्स और कम हो जाए, वो अमाउंट हम कहीं और लगा सकें। It imports the rest buying from इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। ठीक है, सनफ्लावर ऑयल की बात करूँ तो हमारा रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, पाम ऑयल जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सोय ऑयल जो लेते हैं दैट इज़ फ्रॉम ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। सनफ्लावर ऑयल की बात करूँ तो रशिया और यूक्रेन से इंडिया इम्पोर्ट करवाता है। तो इंडिया का 94.1% ऑफ इस पाम ऑयल जो है वो फूड प्रोडक्ट के मतलब कुकिंग पर्पस में यूज़ होता है, 94.1%। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं क्रिटिकल है कि अगर इंडिया ये चीज़ करेगा तो इंडिया का इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा ऑब्वियसली। एंड उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो शायद जो पैसा इंडिया उस इम्पोर्ट में लगाता है उसको इकोनॉमी में लगा सके, हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया ऑल्सो। सो उस पर्सपेक्टिव से हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। और अगर वर्ल्ड की बात करें, टॉप कंज्यूमर अगर हम बात करें तो इंडिया है, चाइना है और यूरोपियन यूनियन है। ये तीन ऐसे हम बात कर सकते हैं जगह है जहाँ पर एडिबल ऑयल का इंपोर्ट एट द लार्जर बेसिस किया जाता है, दैट इज इंडिया, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन। There are two main features which significantly contributes to this sector. एक तो है टेक्नोलॉजिकल मिशन, क्योंकि आपको प्रॉपर ऑयल सीड से उसको कन्वर्ट करने के लिए वैसी मशीनरी चाहिए। तो 1986 में एक नेशनल मिशन एंड पाम ऑयल लाया गया था, ठीक है। 1986 और 2014 में ऐसे दो प्रोजेक्ट्स लाए गए थे जो कि हमारे एडिबल ऑयल पे काम करें। इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करूं और आगे जाकर पाम ऑयल को जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में हम बोल सकते हैं मर्ज कर दिया गया था। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ताकि वो चीज़ें सुधार सके इंडिया के इकोनॉमी के लिए। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर स्टार्ट हुआ। एंड लेट्स सी ये आगे जाकर कितनी इंडिया की जीडीपी और इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकता है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। इट स्टेट्स दैट अरेस्ट इज नॉट ऑलवेज अ मस्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला है कि अरेस्ट हर केस में अरेस्ट करना इज़ नॉट नेसेसरी। सबसे पहले इस केस की अगर मैं बात करूँ, ये केस क्यों उठा है? ये केस इसके लिए उठा है क्योंकि एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ नाम है उनका, जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स हम बोल सकते हैं या पुलिस वालों ने अरेस्ट किया है बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व इन अ केस जो कि 7 साल पुराना है। 7 साल से वो केस चल रहा है अभी तक एंड उनको करेंटली अरेस्ट किया गया है। तो जो उनके जजेस हैं, विच हु इज़ द सीनियर मोस्ट जजेस, हम बोल सकते हैं वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस, उनका ये क्वेश्चन है कि ये सब चीज़ों पर अगर आप अरेस्ट करोगे दैट इज़ नॉट मस्ट। सो अरेस्ट इज़ नॉट ऑलवेज मस्ट इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड that merely because law allows arrest does not mean that state can use power to crush the personal liberty। पर्सनल लिबर्टी बात करें, हमारा जो आर्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं वायलेट होता है क्योंकि आप हर छोटी छोटी चीज़ों पर अरेस्ट करोगे। हमारा वृट जो है हेबिस कॉर्पस क्या बताता है, 24 घंटे में आपको प्रेजेंट करना है। वो भी चलो ठीक है, अगर आपने किया भी है तो आप उसका प्रॉपर फंक्शनिंग तो करो। हमारे वृट्स वायलेट होते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है। So we may note that person's liberty is the most important aspect of our constitution, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। The occasion at the arrest can accuse during the investigation arises when the judicial or the custodial investigation becomes necessary। अभी उन्होंने क्या बोला है कि इसमें एक हम बोल सकते हैं कि सेक्शन की बात की है, दैट इज सेक्शन 170 ऑफ क्रिमिनल पीसी। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। बेसिक उनका ये मानना है कि आप अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो उसका भी एक बेसिस बनता है। क्यों? अगर उसने बहुत हीनियस क्राइम किया है, ठीक है, इफ़ दैट पर्सन हैज़ डन अ वेरी वर्स्ट एक्सीडेंट और क्राइम वी कैन से, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, ऐसा कुछ केस है कि वो उसका अगर बाहर रहना दैट कैन इन्फ्लुएंस द विक्टिम्स, और वी कैन से हमारे शायद जो प्रूव्स हैं उसको टैम्पर हो सकता है, तो वो केसेस में आप उनको अरेस्ट कर सकते हो। बट दैट डजंट मीन्स कि आप हर चीज़ पर हर इंसान को अरेस्ट करो। The distinction must be made between the existence of the power to arrest and the justification of exercise of it. It is noted, if arrest is made routine, it can cause the incalculable harm to the reputation and self-esteem of a person's life। हमारा fundamental right affect होता है इसकी वजह से। The order passed in the plea for the anticipatory bail filed by a businessman Siddharth, represented by a senior advocate Pramod Kumar Dubey and advocate Ravi Sharma Ravishyam Bandari, High Court has rejected the bail. The case concerns an FIR registered against him for allegedly entering into a this वर्किंग और वी कैन से कॉन्स्पिरेंसी ऑफ क्रिमिनल ब्रीच, ठीक है। ये केस भी देखेंगे हम कि ये केस है क्या, ठीक है। विद सेक्शन 170 हम ये केस भी पढ़ेंगे। अब रॉन्गली इंटरप्रिटेशन में आप वही चीज़ बता रहे हैं कि आप किस वे में उसको रॉन्ग इंटरप्रिटेट कर रहे हो। सबसे पहले हम देखेंगे ये केस बोलता क्या है।
सबसे पहले अगर मैं आपको सेक्शन 170 की बात करूं, सेक्शन 170 के अगर आप वर्ड्स जाओगे, custody appearing in section 170 of CRPC does not contemplates either the police or the judicial custody, but it merely connotes the presentation of the accused by the investigation officer before the court while filing a charge sheet. क्या बोलना है कि हमारा सेक्शन 170 को रॉन्गली, गलत इंटरप्रेट कर रहा है, क्योंकि सेक्शन 170 ये नहीं बोलता कि इट इज़ कंपलसरी कि आप उसको कोर्ट में पेश करो, इट इज़ कंपलसरी टू अरेस्ट दैट पर्सन, इट इज़ नॉट द थिंग. अगर उन्होंने बहुत हीनियस क्राइम किया है, अगर उनका बाहर रहना कैन इन्फ्लुएंस द विक्टिम, अगर उनका बाहर रहना कैन टैम्पर द एविडेंसेस, तो उनका अरेस्ट करना ज़रूरी है. वेरएस अगर हम इनकी बात करें, इनके जो एडवोकेट्स थे, उनका ये मानना है कि ये केस 7 साल पुराना है. ये केस में ये जो हमारे क्लाइंट हैं उनके, सिद्धार्थ, वो क्या ही टैम्परिंग कर सकते हैं, क्या ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं 7 साल पुरानी केस को. तो ये एक केस की अगर मैं बात करूँ, अब ये केस हुआ क्या था, तो इलाहाबाद कोर्ट में एक पेटिशन साइन किया गया था हमारे इन पर्सन के अगेंस्ट, क्योंकि ये पर्सन जो है हमारे सिद्धार्था, इन्होंने एक हमारे यूपी गवर्नमेंट के साथ या फिर यूपी मिनिस्ट्री के साथ एक बोल सकते हैं कि जॉइंट वर्किंग स्टार्ट किया था, जिसमें कि ये लोग हमारे पार्क्स हुए अलग अलग, वो सब बनाना वाले थे. बट ये चीज़ नोटिस किया गया था कि उन्होंने शो किया था खर्चा सैंडस्टोन प्रोवाइड कर रहे थे, बेसिकली सैंडस्टोन का प्रॉपर सप्लाई ये कर रहे थे. इन्होंने डेटा दिखाया अबाउट 90 लाख, बट एनालिसिस के बाद पता चला कि इट वाज ओनली 26 लाख, जिसकी वजह से इन पर ये केस हुआ है. ठीक है. Mr. Dubey argued that his client has joined 7-year-old investigation. There was no need for his custodial interrogation. There was no apprehension that he would tamper or misbehave with the evidences. Section 170 of the Code of Criminal Procedure has been wrongly interpreted by the police trials. ठीक है. सेक्शन 170 का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि क्या मतलब होता है. सो द ट्रायल कोर्ट्स हैव स्टेटेड टू बी इंसिस्टिंग ऑन द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज एज अ प्री रिक्विसाइट फॉर्मेलिटी टू टेक द चार्जशीट ऑफ द रिकॉर्ड्स. पुलिस ने क्या बोला कि हमने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए ट्रायल बेसिस पर उनको अरेस्ट किया है. ठीक है. हमारा कुछ ऐसा मोटिव नहीं है कि उनको अंदर रखना है. ऑब्वियसली सब आपको अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा. सो दे हैव सेड कि हमको ये एक ट्रायल बेसिस पर उनको लाया गया है अंदर, ताकि उनके लिए कुछ डिस्कशंस कर सके या उनसे कुछ बातचीत कर सके, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. सो ये आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेक्शन 170 ऑफ CRPC बोलता क्या है. ठीक है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. द नेक्स्ट न्यूज़ स्टेट्स चाइना फॉर्मली पासेस द 3-child पॉलिसी इनटू लॉ. ठीक है. इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2-child पॉलिसी अब तक आया है. ठीक है. चाइना इज़ वी कैन से द वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री. इंडिया दूसरे पे आता है. बट नाउ देन ऑल्सो एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है कि चाइना ने 3-child पॉलिसी का इनिशिएटिव लिया है. क्यों लिया है? क्योंकि चाइना के सेंसस ये बोल रहे हैं कि करेंटली उनकी जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होती जा रही है. China's legislation on Friday formally amended the family planning rules to allow couples to have 3 children. And announcing a number of policy measures aimed to boost the declining birth rate. The Standing Committee of the National People Congress or Parliament passed this amendment to population and family planning law, which shows a supportive trade, or which shows कि you can increase your population children to 3. अब उनको फ़ायदा क्या क्या होगा? तो टैक्स में, फाइनेंस में, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. ये सब में हम आपको फ़ायदा करके देंगे. The ruling Communist Party announced in May that couples in China would for the first time be allowed to have third child in the relaxation of family planning, जो 2016 में आया था, about the 2-child policy. China's regulation in recent weeks have taken drastic measures to reduce the education cost. As the main reason, उन्होंने क्या किया?
लोगों को प्रमोट करने के लिए, लोगों को एनकरेज करने के लिए जो ये एक्चुअल खर्चे होते हैं जिसकी वजह से शायद चाइना के सिटीजन्स थर्ड चाइल्ड के लिए नहीं जा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा बेनिफिट करने की कोशिश की, विच इज़ वन ऑफ द दैट इज एजुकेशन. The changes come in the wake of China's once in 10-year population census, which recorded a decline of the birth rate. ठीक है, बिगेस्ट चैलेंज की देख लेते हैं हम. द सेंसस सेड चाइनाज पॉपुलेशन वॉज 1.41 बिलियन इन 2020. ठीक है, 2020 में 1.41 बिलियन था. जो नोटिस किया गया है कि लास्ट सेंसस जो हुआ था दैट इज 2010 में, 10 साल के हिसाब से सेंसस यहाँ पे भी होता है. सो 10 साल के सेंसस के हिसाब से देयर वाज एन इंक्रीज इन दी 72 मिलियन पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ है. एंड करेंटली उनका पॉपुलेशन इज 1.41 मिलियन. ठीक है, और अगर हम उससे पहले की बात करें जिसमें ये जो सेंसस है 2010 का और 2020 के कंपैरिजन में, जो मोर देन 60 ईयर्स के ऊपर के लोग हैं दैट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 5.4%. 5.4% का पॉपुलेशन उनका है. देन फिर अगर 15 से 59 की बात करें दैट इज़ 849 मिलियन पर्सनस. ठीक है, वो थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, एक्चुअल डिक्रीज इन्हीं के नंबर में हुआ है दैट इज़ 15 से 59 के बीच के लोगों का. वांग वेनजिंग, अ फेलो एट द सेंटर ऑफ चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन इन बेजिंग, टोल्ड चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क एन ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर फॉलोइंग द रिलीज ऑफ द सेंसस. सो खुद की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लाया है जिसमें उन्होंने थर्ड चाइल्ड का रिलैक्सेशन दिया है. अब हम देखेंगे थर्ड चाइल्ड का रिलैक्सेशन मतलब दैट इज़ वन चाइल्ड पॉलिसी जब आया, सेकेंड चाइल्ड पॉलिसी जब आया और थर्ड चाइल्ड पॉलिसी जब आया, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज बेसिक्स हम जान लेंगे. सो चाइना की अगर हम बात करें, जैसे हमने करंट देखा, करंट पॉपुलेशन इज़ 1.41 मिलियन. इट हैज़ अनाउंस दैट इट वुड इंक्रीज द रिटायरमेंट एज. ये एक बेनिफिट दिया है उनको. ठीक है, रिटायरमेंट एज बढ़ा देंगे कुछ साल के लिए, दैट इज़ जो 55 था उससे उनको 60 कर देंगे. ठीक है, सबसे पहले अब ये एक बेनिफिट है उसके अंदर उनको दिया है ताकि उनको भी सोशली वो इंडिपेंडेंट रहे. ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट ना रहे इकोनॉमिकली. सबसे पहले वन चाइल्ड पॉलिसी देखते हैं. वन चाइल्ड पॉलिसी जो था इट वाज एम्बार्क्ड इन 1980 में गवर्नमेंट लाया था क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी. एट दैट टाइम अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक प्रोग्रेस के हिसाब से 1 बिलियन की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी. तो वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, इसके लिए 1918 में उन्होंने ये पॉलिसी लाया. ठीक है, दिस पॉलिसी और चाइनीज़ अथॉरिटीज़ हैव लॉन्ग हेल्ड द पॉलिसी एज अ सक्सेस, क्लेमिंग दैट कंट्रीज अवॉइड सीवियर फूड एंड सिचुएशन. क्यों लाया गया था? क्योंकि कहीं ना कहीं फूड शॉर्टेज, सीवियर कंडीशंस उन लोग को फेस करना पड़ रहा था. इसकी वजह से उन्होंने लाया था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट उन्होंने बोला कि 40 करोड़ पॉपुलेशन था जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा था या प्रॉपर रिसोर्सेज की बेनिफिट नहीं दे पा रहे थे उनको. सोर्स ऑफ डिसकंटेंट भी था क्योंकि ऑब्वियसली खाना नहीं होगा, कुछ मतलब एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करेंगे. दूसरा, स्टेट ने क्या इनिशिएटिव इसमें क्या उठाने लगे अबाउट दी अबॉर्शन, फोर्स अबॉर्शन एंड स्टेरिलाइजेशन. तो ये भी एक सोर्स ऑफ डिसकंटेंट बन गया था सिटीजन्स को लेके. सिटीजन्स को लग रहा था कि उनका ह्यूमन राइट वॉयलेट हो रहा है. यू आर फोर्सिंग देम टू गो अगेंस्ट देयर राइट बिकॉज यू आर फोर्सिंग देम फॉर अबॉर्शन, यू आर फोर्सिंग देम फॉर स्टेरिलाइजेशन. सो ये जो पॉलिसी था कहीं ना कहीं डिसकंटेंट लाया था उनके अंदर पे. दे वर नॉट हैप्पी विद द पॉपुलेशन, तो उन्होंने फोर्सली ये सब काम किया था. सो दिस वाज अबाउट दी वन चाइल्ड पॉलिसी. दूसरा देखेंगे टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में. तो टू चाइल्ड पॉलिसी हमारे 2016 में आया था जिसमें उन्होंने 2 चाइल्ड पर कपल 2 चाइल्ड बात किया था. एंड क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा रैपिड डिक्रीज हो गया था पॉपुलेशन ग्रोथ में, सो जिसकी वजह से उन्होंने 2016 में ये लाया था. अब थर्ड अगर हम बात करें जो कि अभी है दैट इज़ द 3 चाइल्ड पॉलिसी. 3 चाइल्ड पॉलिसी 2020 में लाया गया है क्योंकि 10 साल के रिपोर्ट्स को देख के, डेटा को देख के, सेंसस को देख के देखा कि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, उनका पॉपुलेशन बेसिकली बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है. पॉपुलेशन के साथ कहीं ना कहीं और एक चीज़ नोटिस की दैट वाज दी फर्टिलिटी रेट. फर्टिलिटी रेट की अगर मैं बात करूं तो उनका फर्टिलिटी रेट वाज ड्रॉप टू 1.3%. ठीक है,
तो फर्टिलिटी रेट भी बहुत कम गिर गया था, ठीक है, जिसकी वजह से दिस मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग अ बेबी उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया, नहीं करने लगे, ठीक है। यूएन के एक्सपर्ट्स के हिसाब से यूएन ने ये एक्सपेक्ट किया था कि चाइना की पॉपुलेशन जो है वो 2030 से डिक्लाइन होने लगेगी, बट कहीं ना कहीं वो उससे बहुत पहले ही होना स्टार्ट किया। अभी हम 2021 में, राइट, और उन्होंने बोला था 2030, तो उससे पहले उनका डिक्लाइन हो गया था ना। ये कंसर्न क्यों उठता है उनके लिए, क्यों इन्होंने लाया था? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो क्यों ये लोग ने लाया, दैट इज़ द डिक्रीज लेबर। डिक्रीज लेबर की बात करूँ, अभी अगर यंग पॉपुलेशन होगा ही नहीं, आगे जाके उनको लेबर की कमी होगी। वाइट कॉलर जॉब हुआ, ब्लू कॉलर जॉब हुआ, या फिर कोई भी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर हुए, अगर पॉपुलेशन होगा ही नहीं तो आगे जाके उनको कहाँ से मिलेगा उनका मैन पावर, ठीक है। तो वो उनके लिए उनकी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। सो डिक्रीज लेबर एक पॉइंट बना जिसकी वजह से उन्होंने ये इनिशिएटिव लाया। दूसरी, इंक्रीज द सोशल स्पेंडिंग, इंक्रीज दी सोशल स्पेंडिंग। सोशल स्पेंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है हमारा डिमांड फॉर हेल्थ केयर एंड पेंशन, ठीक है। तो कंट्री का जो सोशल स्पेंडिंग था वो कहीं ना कहीं लोगों पर कम हो रहा था। जो हेल्थ केयर वाला फैसिलिटी है, हेल्थ केयर में हमारा चाइल्ड बर्थ डेथ सब कुछ आ जाता है, बर्थ रेट, चाइल्ड रेट, तो वो एक पॉइंट बन गया। डेवलपिंग नेशन के पर्सपेक्टिव से उनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया था, क्योंकि चाइना इज़ अ यूनिक कंट्री उसमें खुद में, क्योंकि इट इज स्टिल अ मिडिल इनकम सोसाइटी, बट डिस्पाइट चाइना का इकोनॉमी अगर हम देखें तो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बीइंग अ मिडिल क्लास वी कैन से, या स्टिल बीइंग अ मिडिल इनकम सोसाइटी, अभी भी सेकेंड लार्जेस्ट है। तो अगर पॉपुलेशन ही आगे नहीं रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे वो लोग? तो वो एक पॉइंट उनके लिए बन गया था। कहीं ना कहीं अगर हम जापान देखें, जर्मनी देखें, जिनकी डेमोग्राफिक चैलेंज बन चुकी है, आप उन लोग की बात करोगे तो उन्होंने ऐसे फैसिलिटीज़ दी है ताकि लोग उनके यहाँ पे आके काम करें, क्योंकि उनका जो बर्थ रेट है वो बहुत कम हो चुका है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए उन्होंने ये एक पॉलिसी लाया है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके इस पर उन्होंने ये बात बोली है कि वी शुड ब्रिंग दिस थिंग, एंड होप सो कि ये चीज़ उनको हेल्प करे। सो दैट वॉज अबाउट टुडेज़ न्यूज़। आई होप सो आपको आज का न्यूज़ पूरी तरह समझा होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।